Welcome everyone. Our today's topic is हाइड्रो पावर। पिछले पार्ट के अंदर ये हाइड्रो पावर है एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स के सेकेंड ग्रुप ऑफ फोर्स, जो कि इरोजनल फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो विंड पावर पढ़ा, नेक्स्ट आता है हाइड्रो पावर, वाटर का पावर। हाइड्रो मतलब वाटर, पावर तो ताकत समझते ही हो। जब वाटर तेजी से फ्लो करता है तो अपने साथ में इसके रास्ते में आने वाले जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर है उसको बहा कर ले जाता है। और किस वजह से हाइड्रो पावर जनरेट होता है, कहीं समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी उड़ती है, वो सब है हाइड्रो पावर। यू मस्ट हैव सीन द पावर ऑफ रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड एंड्स अप इन द लेक और इन सी। हाइड्रो पावर कब देखने को मिलता है? रनिंग वाटर के अंदर। और रिवर्स जो कि कहाँ है? रिवर्स के अंदर होता है वो। रनिंग वाटर कहाँ देखने को मिलता है? रिवर्स के अंदर। और रिवर कहाँ से जनरेट होती है? माउंटेन्स के ऊपर, और आखिर में समुद्र में मिल जाती है। इट कंस्ट्रक्ट मे लैंड मैनी लैंड फॉर्म्स लाइक वैली और डेल्टा। जब ये चलती है एक जगह से दूसरी जगह तो इनके चलने की वजह से कई तरह के डेल्टा बन जाते हैं और कई तरह से वैलीज बन जाते हैं। डेल्टा डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि जब हवा ये पानी चलती है तो पानी चलने के साथ में अपने साथ में बहुत सारी धूल और मिट्टी को लेकर चलती है। आखिर में वो किसी एक जगह पर जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले उन सभी बहाकर लेके गई हुई मिट्टी को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू हो जाती है। तो वो इकट्ठा होते 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 बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है। और वैलीज जब पीछे से कहीं से मिट्टी कट जाती है, पहाड़ वगैरह कट जाते हैं तो वहाँ बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है, वही होती है वैलीज। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन द वाटर फ्लोइंग इन इट। अब किसी नदी का इम्पोर्टेंस उस पर डिपेंडेंट है कि उसके अंदर पानी कितना बह रहा है, कब बह रहा है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी क्या है, अगर वो पेरेनियल है या एनुअल है, क्या क्या है। सम रिवर्स फ्लो ओनली ड्यूरिंग रेन एंड सम कीप फ्लोइंग फॉर 12 मंथ्स। तो रिवर्स कुछ तो होती हैं जो चलती रहती हैं 12 मास, और कुछ होती है जो कुछ महीने के लिए चलेगी और फिर वापस से बंद हो जाएगी या सूख जाएगा उनको पानी। रेन वाटर हुआ, बरसात हुई तो बरसात के साथ में तो नदी बहनी शुरू हो गई। बाद में बरसात का मौसम चला गया, कुछ दिनों बाद में नदी का पानी धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, नदी बहना बंद हो जाएगी। रिवर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप ऑन बैंक ऑफ सच रिवर कॉल्ड द सरस्वती। जो पुरानी सभ्यताएं हुई थी, सिविलाइजेशन, जैसे कि मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सभी, इन सभी के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस किसका है? रिवर्स का है। ये रिवर्स, जहाँ कहीं भी रिवर्स होती थी उनके किनारों पर, उनके बैंक्स के ऊपर सिविलाइजेशन होती थी। ठीक है। सरस्वती नदी के बैंक पर, सरस्वती नदी के किनारे पर भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। Later on, after the change in the route of the Saraswati river, the people had to settle in other places. क्या हुआ? सरस्वती नदी पे का फ्लो का जो रूट था वो चेंज हो गया, तो उसके चेंज होने की वजह से लोगों को फिर अपना रास्ता बदलना पड़ा। Efforts are on find the Saraswati river again. Everyone knows about the importance of the river flow, ever flowing rivers like Ganga, Yamuna and Chambal. लोगों ने, जब सरस्वती नदी का रूट बदल गया, कई तरह के प्रयास किए गए कि उसको वापस लाया जा सके। ठीक है। आजकल सबको पता है जो हमेशा चलने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना और चंबल, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर एंड फर्टाइल सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम दीज हेल्प मिलियन ऑफ पीपल टू लिव। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, इट इज कॉल्ड मदर। जब बहता पानी अपने साथ में फर्टाइल सॉइल लेके आती, माउंटेन्स के ऊपर से मिनरल्स वगैरह अपने साथ बह के लेके जाता है, तो वो मिनरल्स मिट्टी के अंदर मिल जाता है, और उनके साथ आई हुई मिट्टी कैसी होगी? अच्छी फसल पैदा करने वाली होगी। तो लोगों के लिए
अच्छी सॉइल प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत बहुत ही अच्छा होता है। व्हेन द रिवर गेट मोर वाटर टू हैव वी हैव टू फेस इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर। लेकिन जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है नदियों के अंदर तो हमको उनका भयंकर या नुकसानदेह रूप देखना पड़ता है। फिर आता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है? माउंटेन्स ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़। देयर इज नो रेन इन कोल्ड एरियाज, वाटर फ्रीजेज एंड रेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स हैं या फिर पोल्स हैं, है ना, पोल का एरिया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर है, तो वहाँ बरसात नहीं होती है, वाटर फ्रीज हो जाता है और स्नोफॉल के फॉर्म में वो गिरता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड स्नोफॉल। कंडीशन ऑफ स्नोफॉल ऑन हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयाज और पोलर regions continues. Thus, a thick layers of snow or ice accumulate in these areas. Later, due to the gravitational force, the entire layer of the ice start moving downwards. तो जो माउंटेन्स रीजन और वो रीजन है बड़े बड़े से पोल्स रीजन, तो वहाँ पर तो हर वक्त क्या होता रहता है? स्नोफॉल होता रहता है, इसलिए स्नोफॉल की वजह से वहाँ पर आइस एक्यूमुलेट होता रहता है, बड़े बड़े से पहाड़ बनते रहते हैं, ठीक है। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। द मूविंग लेयर ऑफ आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर और स्नो रिवर। जब हम मूविंग बर्फ को देखते हैं मूव करते हुए आइस को, तो मूविंग आइस को ही क्या कहते हैं? आइस की लेयर्स को ही ग्लेशियर्स बोला जाता है या फिर स्नो रिवर बोला जाता है। Due to the slow speed of snow river, its impact cannot be seen immediately, as seen in the case of river, but the long-term effects are seen very much. Due to the huge size of the glaciers, their power too is very high. देखो, अब इनकी जो स्नो की स्पीड है, रिवर की स्पीड तो ज़्यादा होती है, उसमें जो वाटर है वो जल्दी मूव करता है, लेकिन अब आइस के फॉर्म में आइस की लेयर को मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसका जो इफेक्ट है वो हाथों हाथ हमको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दिख जाता है। और इसका जो पावर है वो बहुत ही हाई होता है। किसी चट्टान के ऊपर चलेगी तो उसको दे ग्रिंस द रॉक दैट ऑब्स्ट्रक्ट देयर पाथ लाइक फ्लोर। उनके रास्ते में आने वाली जो भी चट्टानें हैं उनको आटे के जैसे वो पीस देती हैं, ठीक है। गंगा एंड यमुना आर द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स। Nowadays, the average temperature of the world is increasing. It is called global warming. Due to the global warming, less snow is forming and more snow is melting. Because of this, the glacier starts shrinking in size. The sea level is rising due to the glaciers have water flowing into it. Many cities situated at the seashores are gradually submerging into the river or water. ये जो बड़ी बड़ी सी नदियाँ ना, गंगा और यमुना, ये भी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो सन की हीट है वो वापस जा नहीं पाती, सन की हीट को वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करके रखती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सन की हीट को ट्रैप करके रखेगी तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, पूरा वैश्विक ताप बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जमा हुआ बर्फ है ना, आइस के फॉर्म में बर्फ, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। जब ये ज़्यादा पिघलेगा तो वो जाके सी के अंदर मिल जाएगा, ओशियंस के अंदर मिल जाएगा। तो ओशियन का जो लेवल है, सी लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जो उनके आसपास के लैंड है वो वाटर के अंदर सबमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। कई सिटीज़ हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो चुकी है, जो कहाँ है? वाटर के पास है, सी शोर पर है,
समुद्र के किनारे के पास। द द्वारका सिटी ऑफ इंडिया हैज सबमर्ज इन वाटर सेवरल टाइम्स इन एंशियंट टाइम एंड एवरी टाइम अ न्यू द्वारका हैज बीन क्रिएटेड। हमारे जो गुजरात के अंदर द्वारका है वो भी कई बार प्राचीन समय में कई बार डूब गई थी और उसको बार बार नई द्वारका को बनाया गया है। ओल्ड द्वारका हैव बीन डिस्कवर्ड इनसाइड द वाटर। जो पुरानी द्वारका है उसको वाटर के अंदर खोजा गया है, पता चला है कि वहाँ पे द्वारका हुआ करती थी। ओशियनिक करंट्स, समुद्री धाराएं। ओशियनिक करंट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द वाटर इज contained in the ocean. Because of its huge size, the sea always look the same. ज़्यादातर पानी कहाँ मिलता है हमको? ओशन के अंदर ही मिलता है। और ये जो ओशन को अगर हम देखें, बड़ी सी साइज का, इसका कोई पार नहीं है। पूरा 70% जो पार्ट है अर्थ का वो क्या है? वाटर ही है। तो इस वजह से ये एक जैसा दिखता है हमको। फ्लड्स और ड्रफ लाइक सिचुएशन रिवर्स आर नॉट सीन इन द सी। अब इसके अंदर बाढ़ या सूखा ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ कहाँ नजर आएगी? दैट्स वाई द सी इज कॉल्ड काम। बाय लुकिंग डीप द पावर ऑफ सी कैन बी सीन। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एयर यू मस्ट हैव सीन सी वाटर राइजिंग अप एंड डाउन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसकी वजह से जब हम इसका डीप से देखते हैं सी को, तो उसके पावर को हम देख सकते हैं। उसके आसपास या ऊपर जो चलने वाली हवा है, हवा की स्पीड की वजह से उसकी लेयर्स के अंदर वाटर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, जो कि किसके फॉर्म में होगा? वेव्स के फॉर्म होगा। जब बहुत तेज तूफान होगा, बहुत तेज हवाएं होंगी, तो वेव्स ऊपर की तरफ उठेंगी। सी वेव्स बिकम्स फैटल व्हेन अर्थक्वेक्स और अ वोल्केनो बर्स्ट और अ स्टॉर्म अकर्स। अब ये सी वेव्स कब बहुत ही ज़्यादा भयंकर बन जाती है? जब अर्थक्वेक आता है। सी के क्वेक, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक होता है तो अंदर से वेव्स निकलती हैं और ये वेव्स वाटर को ऊपर तक उठाती है। वाटर के जो नॉर्मल स्टेज है उसको हिला के रख देती है। कई बार वोल्केनो के बर्स्ट होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है, और समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर इन सी वाटर इज सीन इन द ओशियनिक करंट। दूसरा जो हमको पावर्स मिलता है वाटर का, वो है ओशियनिक करंट के फॉर्म में। ओशियनिक करंट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ रिवर फ्लोइंग इन द सी। इन दिस द वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इन सम ओशियनिक करंट्स वार्म वाटर फ्लो while इन सम कोल्ड वाटर। ऐसा सुना तो नहीं होगा, लेकिन ओशियन के अंदर जब रिवर फ्लो करती है, इसी को क्या बोलते हैं? ओशियनिक करंट बोलते हैं। और ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर पानी बहता रहता है। क्यों बहता है? दोनों तरफ किन्हीं दो इलाकों के अंदर जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये मूव करती है। दो टाइप की होगी, एक तो कोल्ड वाटर की होगी और दूसरा होगी हॉट वाटर। The reason for flow of the oceanic current is not due to the slope, but because of the difference in inter temperature density. ऐसा तो है नहीं कि समुद्र कहीं पर टेढ़ा है, कहीं पर ऊपर ज़्यादा है। उसका लेवल तो बराबर रहता है, पानी का लेवल बराबर है। फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करता है? क्योंकि दो जगह पर जो इनर वाटर डेंसिटी है, टेम्परेचर डेंसिटी, वो कम ज़्यादा है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे, और कहीं पर टेम्परेचर कम हुआ तो कम पास पास आएंगे। जो दूर दूर हो जाएंगे तो वहाँ पर वैकेट एरिया हो जाएगा, तो उसकी जगह नए वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। फिर जो पीछे से नए वाटर मॉलिक्यूल वैकेट एरिया को कंप्लीट करेंगे तो खुद की जगह पर क्या कर देंगे? वैकेट। तो वहां पर कहीं और से पानी आके उनकी पूर्ति करेगा।
These currents have a great effect on a human life. The hot stream make the area hot and the cold stream makes the area cold. ह्यूमन लाइफ पर बहुत ही इफेक्ट करता है ये. कहीं पर जहाँ पर गर्म इलाका है, कहीं वॉल्केनो बस्ट हो गई, तो वॉल्केनो बस्ट होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा, और कहीं पर अर्थक्वेक आया या फिर नॉर्मल टेम्परेचर तो वो कोल्ड होगा. तो इनसे जहाँ पर हॉट एरियाज है, हॉट करंट्स है, वहाँ का इलाका कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. विंड्स दैट पास थ्रू द हॉट स्ट्रीम टेक्स अवे लॉट ऑफ मॉइस्चर विद इट. अब जब हवाएं चलती हैं उन इलाकों के ऊपर से जहाँ पर बहुत ही गर्म स्ट्रीम है, हॉट वाटर, हॉट करंट्स हैं, तो ऊपर क्या होगा, वाटर मॉइस्चर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तो उनको अपने साथ में हवाएं लेके चली जाती है. तो वो हवाएं जहाँ हाई एल्टीट्यूड होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात करेंगी. इन द प्लेसेस वेयर द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम मीट, टेम्परेचर वेरिएशन इज क्रिएटेड विच गिव्स बर्थ टू स्टॉर्म लाइक हरिकेन एंड टाइफून. जब दोनों ये जो हॉट और कोल्ड स्ट्रीम आपस में मिलती है, तो उनके मिलने की वजह से बहुत ही टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होता रहता है. कभी तूफान आ जाते हैं, कभी बहुत शांत हो जाता है. इस तरह से जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हरिकेन या टाइफून जैसे बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं. These currents affect the operation of the ship and the life of sea organism. तो इनसे क्या होगा, किस पर इफेक्ट पड़ेगा. जो समुद्र में यात्रा कर रहे हैं लोग बाग, शिप वगैरह लेके जा रहे हैं, तो शिप वगैरह चलाना मुश्किल हो जाएगा, और समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, सी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी. इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स, टू मच पावर इज प्रोपेगेटेड बाय द सी वाटर. Tide is formed when the sun and the moon are straight line. If this happens, the gravitational force on the sea water increases. Due to its stress, tide are generated. तो जो टाइड्स है, टाइड्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जो सी का वाटर है वो प्रोपेगेट होता है. सी वाटर कैसे प्रोपेगेट होगा टाइड के. अब टाइड उठती क्यों है, समुद्र के अंदर टाइड उठती है, इसकी वजह है जब मून और सन तीनों अर्थ के स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तब इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा. ओके, we have seen that various powers keep this trend alive while working continuously. Today humans have learned a lot about the causes of these forces being generated. तो ऐसे कई फोर्स हैं जो इस तरह के वर्किंग को, ओशियन के अंदर जो करंट्स वगैरह आते हैं वो उन फोर्सेस को कंटिन्यूसली वर्किंग में रखते हैं. और आजकल, पहले तो पता नहीं था ह्यूमन बींग्स को इतना, लेकिन कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करने के बाद में कैसे ये फोर्सेस जनरेट होते हैं उनके बारे में वो पता लगाने में कामयाब हैं. By continuously keeping an eye on these, he started predicting the storm, rains, etc. When humans started an attempt to understand the nature, he must have become impressed on seeing the effect of natural powers. तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करने के बाद में अब पता लगाया जा सकता है कि कब तूफान आएगा, कब बरसात होगी, वो सब है ना. जब ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को समझने के जो प्रयास किए, तो उसने जो नेचुरल पावर का इफेक्ट देखे तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि क्या बात है, वोल्केनो वगैरह. ह्यूमन डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द रीजन बिहाइंड द नेचुरल पावर्स. अब उसके पास नेचुरल पावर्स के पीछे का कोई रीजन नहीं है. You know that science is all about finding solution and answer of the question. Initially, human did not have the means to do research and to find solution of the question. Thus, the imagination power were used to find solution of the question. तो साइंस क्या है एक्चुअली? साइंस है कि आपके अंदर जो भी क्वेश्चन उठा है उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करना. ठीक है,
पहले ह्यूमन बींग्स के पास कुछ रिसर्च करने के इतने साधन वगैरह नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जो भी उनके दिमाग में इमेजिनेशन में आया वही आंसर बता देते थे। जस्ट लाइक अ चाइल्ड व्हेन ही आस्क्ड हिज फादर हु रन्स द एयर, द फादर वुड हैव गिवन द नेम ऑफ विंड गॉड वरुण टू काम द चाइल्ड क्यूरियोसिटी। तो पुराने भारत के अंदर लोग बाग क्या करते थे, जब उसके बच्चे ने पूछा कि पापा ये जो हवा चलती है वो किस वजह से चलती है, तो वो बता देते थे कि हवा के भगवान चलाते हैं, वरुण देव। सिमिलरली इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर गॉड्स एंड डेमन्स वर क्रिएटेड। तो दूसरे पार्ट्स के अंदर, जो भारत के अलावा दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी कई तरह के भगवान और देवते आते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ कैरेक्टर मैनी ऑफ हिज स्टोरीज वर ऑल्सो फॉर्म्ड। Even today, these stories are enjoyed around the world. There are some scientific information in these stories too. In the story of child Dhruva, there is a scientific fact that the pole star remains stable at its place. Okay. तो आज भी इन सब स्टोरियों को एंजॉय किया जाता है। कई स्टोरियों के अंदर साइंटिफिक रीजन भी है। जो ध्रुव की स्टोरी है, पढ़ना आप लोग, जो राजा उत्तानपाद का बेटा था, तो उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जो पोल स्टार है वो अभी ध्रुव, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वो अभी भी स्टेबल है। इवन टुडे वी हैव नॉट अंडरस्टैंड हाउ विदाउट एनी मीन्स इन दैट पीरियड पीपल केम टू नो दैट पोल स्टार रिमेन्स स्टिल। तो तब जो समझने के लिए कोई भी साधन न होने के बावजूद लोगों को कैसे पता चला कि पोल स्टार स्टेबल है। अभी तो पता लगा सकते हैं, लेकिन पहले के लोगों को भी पता था। Okay, thank you all.